अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने पढ़ा पीछे कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर। दोनों ही डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है? 0 नेट डाइपोल मोमेंट। तो अगर हम उनमें से किसी को भी अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसका कैसा बिहेवियर होगा। सपोज आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ले लें, पोलर है तो उसमें डाइपोल मिलते हैं अंदर, एक एटम इंडिविजुअल एटम डाइपोल होता है उसमें। अगर नॉन पोलर है तो इंडिविजुअल एटम डाइपोल नहीं होता। और जैसे ही उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, सपोज हमने ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए क्या होता है, हमारे पास दो शीट होती हैं, एक को क्या कर दो पॉजिटिव चार्ज दे दो, एक को क्या दे दो नेगेटिव, तो बीच में क्या डेवलप हो जाएगी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो डाइपोल्स अगर पोलर है तो अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, और नॉन पोलर है तो पहले उसके एटम क्या बन जाएंगे? डाइपोल, और फिर वो क्या हो जाएंगे? अलाइन। इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस के साथ है सारा, और नेगेटिव इस सरफेस के पास इकट्ठा हो जाएगा। तो यहां इस सरफेस पे क्या आ जाएगा? स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और इस सरफेस पे क्या आ जाएगा? स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। अब एक शीट एक प्लेट, मतलब इस सरफेस पे यहां आ गया पॉजिटिव और यहां आ गया आपके पास नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी अंदर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसको आप क्या कह देंगे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? जो हमने अप्लाई की हुई है। और ये कौन सी? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब इस सब्सटेंस के अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जिसे आप कहेंगे ई, और इस ई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू कितनी होगी? ई नॉट माइनस में ई आई। क्यों? ई नॉट है राइट साइड में और ई आई कहाँ है? लेफ्ट साइड में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है आपके पास ई नॉट माइनस ई आई। इसका मतलब हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रहेगी? थोड़ी सी कम। इसलिए इनको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। डाई मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है? धीरे धीरे मारना शुरू कर देता है, मीन्स धीरे धीरे कम करना शुरू कर देगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अभी हम इसमें छोटी छोटी कैलकुलेशंस करेंगे। नाउ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एक्वायर्स नेट डाइपोल मोमेंट, और मान लो छोटा p स्मॉल p है आपके पास, ये स्मॉल p है डाइपोल मोमेंट एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। अगर आपके पास ये नॉन पोलर था तो ये क्या बन जाएगा? आप डाइपोल, और पहले से पोलर था तो वो आपके पास उसका ही डाइपोल मोमेंट है ऑलरेडी। इसमें E है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम जानते हैं कि जो आपके पास डाइपोल मोमेंट आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा मिलेगा आपको। और इस आल्सो डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या थी? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा जाएगी और उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट बनेगा। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हुआ वो कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट पे भी डिपेंड करेगा, स्मॉल p है ये एप्सिलॉन नॉट पे भी डिपेंड करेगा, और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा जो इसके अंदर नेट डेवलप आ गई है आपके पास। तो इसको अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको हटाएं प्रोपोर्शनैलिटी को, तो यहाँ मिलता है हमें एक नया कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसे कहते हैं हम अल्फा। तो इट इज अल्फा एप्सिलॉन इनटू में ई। ई कौन सी है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें अल्फा एक नई चीज आई, अल्फा को हम बोलते हैं एटॉमिक पोलराइजेशन। इट इज नोन एज द एटॉमिक पोलराइजेशन। एसेंट ऑफ अल्फा कितनी हो जाएगी? मीटर क्यूब। यहां से निकालेंगे तो दिस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द dielectric slab whenever placed in the external electric field is called the polarization density। अब ये तो था आपके पास डाइपोल मोमेंट एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। अभी हम इस पूरे सब्सटेंस का देखेंगे तो वो बन जाएगा आपको नेट डाइपोल मोमेंट। और नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा आपके पास? p। अगर हम निकालें इसका डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम तो वो क्या कहलाता है आपके पास?
that is known as the polarization density. The induced dipole moment per unit volume of the dielectric slab whenever placed in action electric field is known as the polarization density. तो polarization density क्या हुई? Induced dipole moment upon volume of slab. अभी हमने माना था सपोज QI ये आपको चार्ज इंड्यूस हो गया, जब हमने कहा ना स्मॉल, इसको मान लो हम कहते हैं माइनस में QI और ये बन गया प्लस में QI, इंड्यूस्ड चार्ज, I से इंड्यूस्ड. तो QI क्या है? चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. और D क्या है? मान लीजिए इस स्लैब का जो थिकनेस है, इस और इन दो सरफेस के बीच का डिस्टेंस. और A क्या मान लिया? सरफेस एरिया. अगर आप इसका 3D व्यू लेके चलेंगे तो ऐसे बनेगी ये स्लैब. तो इसका सरफेस एरिया कितना मान लिया आपने? A. तो A आ गया सरफेस एरिया आपको पास, और D क्या आ गया? थिकनेस ऑफ द स्लैब. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A इंटू D. तब आप इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा उस केस में? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इंटू में डिस्टेंस. अब QI मान लिया हमने, इस सरफेस पे चार्ज है और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? D. तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? QI इंटू में D. और इसको वॉल्यूम से भाग करेंगे तो ये बनता है हमारे पास पोलराइजेशन डेंसिटी, और इट इज QI बाई A. चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज पर यूनिट एरिया. और इंड्यूस्ड चार्ज पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा? इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. ये किसकी वजह से आई? ये आई हमारे पास जब हमने इस स्लैब को किस में रखा? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. The polarization density of the dielectric slab is also known as surface charge density induced on the dielectric slab.